हेलो एवरीवन। आप सबको फिर से मेरी ऑनलाइन क्लास लर्निंग नेवर एंड्स में स्वागत है। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं हिंदी व्याकरण। उसमें पढ़ेंगे हम पार्ट 3 आपके शब्द विचार के बारे में पढ़ेंगे और वो पेज नंबर 13 में है। आप अपने किताब खोल लीजिए। आज हम इसके बारे में अच्छी तरह से जानेंगे कि शब्द विचार क्या है। शब्द विचार को अंग्रेजी में मॉर्फोलॉजी कहते हैं। शब्द विचार क्या है? शब्द विचार क्या है ये जानने से पहले आपकी किताब में कुछ उदाहरण दिए गए हैं, यानी कि कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं। तो सबसे पहले हम लोग एग्जाम्पल पढ़ते हैं, उसके बाद शब्द विचार के बारे में जानते हैं। चलिए आपकी किताब को देखिए अच्छी तरह से। उसमें जो फर्स्ट पैराग्राफ है उसे आप ध्यान से देखना। इसमें लिखा गया है, चित्र को देखकर दिए गए शब्द को पढ़िए। यहाँ पे एक चित्र दिए गए हैं। वो चित्र क्या है? किताब के हैं। और उसमें जो एक शब्द है जो ग्रीन कलर के जो अक्षर लिखे गए हैं, आप देख रहे हो यहाँ पे, वो क्या है? वो उससे हम क्या बोलेंगे? वकीता। ठीक है। तो क्या इसका कोई अर्थ है? यानी कि वकीता जो शब्द है इसका कोई अर्थ है क्या? नहीं, ये क्या है? निर्थक शब्द है। अब इस शब्द को पढ़िए। किताब, इस शब्द का अर्थ है अंत। ये सार्थक शब्द है, यानी कि किताब जो शब्द है इसका कोई अर्थ है, यानी कि इसका कोई मीनिंग है। किताब शब्द से कोई मतलब निकल रहा है और ये सार्थक है और ये सही भी है। इसका जो स्पेलिंग लिखा गया है किताब शब्द का वो भी सही है। पर ये बकीता जो लिखा गया था ऊपर, इसका कोई अर्थ नहीं है, कोई मीनिंग नहीं है, कोई इससे कुछ बनता भी नहीं है ना। इसका कोई मतलब ही नहीं निकलता है और इसीलिए इसको क्या कहा गया? निर्थक, यानी कि ये गलत है। तो हम यहाँ पे क्या कह सकते हैं? अभी इस प्रकार अब हम कह सकते हैं कि दो या दो से अधिक वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। यानी कि अगर हम दो से अधिक शब्द को वर्णों के जो हम लोग वर्ण पढ़े थे ना, अगर उनको मिला दे, उनके समूह को, यानी कि उनको अगर मिला दे तो एक शब्द बनता है। परंतु वो शब्द क्या होना चाहिए? वो शब्द सार्थक होना चाहिए और उसका कोई अर्थ होना चाहिए। ठीक है। तो ये रहा आपका शब्द। शब्द क्या है? शब्द के मतलब मालूम चल गया, वर्ड। ठीक है। अगर आपको बोलो कि अंग्रेजी में जो अल्फ़ाबेट होते हैं ABCD वगैरह A to Z, है ना, अगर वो अल्फ़ाबेट को अगर मैं जोड़ दूँ और एक मीनिंगफुल अगर वर्ड्स बना दूँ, उनमें से एक मीनिंगफुल वर्ड्स बना दूँ, तो वो क्या होंगे? वर्ड होंगे, है ना। अल्फ़ाबेट लोग को जोड़ देने से एक वर्ड बनता है, एक मीनिंगफुल वर्ड बनता है। तो उसी तरह इसमें भी सेम प्रोसेस है। शब्द उसी को कहा गया है। ठीक है। वर्ण, जितने भी वर्ण हैं, एक से दो से अधिक वर्णों को अगर मिला दूँ तो क्या होगा? उसमें से शब्द बनेंगे, है ना। पर जिस तरह अंग्रेजी में जैसे मीनिंगफुल शब्द बनना है, मीनिंगफुल वर्ड बनना है, ठीक इसी तरह यहाँ पे भी सेम चीज़ है कि यहाँ पे भी कुछ मीनिंग होना चाहिए कोई भी शब्द का। ठीक है। तो उसको सार्थक माना जाता है। समझ में आ गया? शब्द क्लियर। चलिए आगे पढ़ते हैं शब्दों के भेद। अब यहाँ पे शब्दों के 3 भेद बताए गए हैं। ठीक है। शब्दों को 3 आधारों पे बांटा गया है, यानी कि उनके शब्द को कितने आधार पे बांटा गया है? 3। एक है उत्पत्ति के आधार पर, दूसरा बनावट के आधार पर, तीसरा प्रयोग के आधार पर। चलिए अब इनके बारे में एक एक विस्तार से जानते हैं। नंबर 1, उत्पत्ति के आधार पर। शब्द 4 प्रकार के होते हैं। अब उत्पत्ति के आधार पर कितने प्रकार के शब्द हैं? अगर आपको प्रश्न पूछे जाए तो आप लिखना उसमें उत्तर 4। ये याद रख लीजिएगा हमेशा के लिए। उत्पत्ति के आधार पर शब्द 4 प्रकार के होते हैं। क्या क्या होते हैं? तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी। ठीक है। ये 4 है। तो आइए इन चारों के बारे में पढ़ते हैं कि तत्सम क्या है, तद्भव क्या है ना। चलिए पढ़ते हैं। क, तत्सम। संस्कृत भाषा के जिन शब्दों को हिंदी में ज्यों का त्यों लिया गया है उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं, जैसे गृह, पत्र, हस्त, शस्त्र आदि।
यानी कि जो भी संस्कृत भाषा के जो भी शब्द है, संस्कृत पता है ना आप लोगों को, संस्कृत का भी एक भाषा होते हैं ना, तो संस्कृत भाषा के जिन जिन जो भी शब्द है उनको हिंदी में है, हिंदी में ज्यों का त्यों लिया गया है, यानी कि जैसा है उसको वैसा ही हिंदी में लिया गया है। तो उसे क्या कहते हैं? तत्सम कहते हैं। कोई भी संस्कृत शब्द जिसको ज्यों का त्यों लिया जाता है हिंदी में, उन्हें कहते हैं क्या? तत्सम शब्द। जैसे कि गिरह जो है वो संस्कृत शब्द है और उसको वैसे ही लिया गया है, हिंदी में भी हम गिरह कहते हैं। ठीक उसी तरह पत्र, ठीक उसी तरह हस्त और शस्त्र आदि, और इसी तरह बहुत सारे संस्कृत शब्द हैं जिसको हिंदी में लिया गया है, वैसे ही लिया गया है जैसा वो है, उसमें थोड़ी भी चेंजेस नहीं किया गया है ना। समझ में आ गया तत्सम शब्द। अब चलिए ख नंबर देखिए, तद्भव। संस्कृत भाषा के जिन शब्दों का रूप बदलकर हिंदी में प्रयोग किया जाता है उन्हें तद्भव शब्द कहते हैं। जैसे घी, दही, खेत, आँख आदि। यानी कि संस्कृत भाषा के जो भी शब्द है उसके रूप बदलकर, यानी कि उसको एक जैसे नहीं लिखते हैं। जैसे तत्सम में लिखते हैं ना गिरह, संस्कृत शब्द है पर हिंदी में भी उसे गिरह लिखेंगे, पर तद्भव में क्या होता है? उसके रूप बदल देते हैं, यानी कि उसको हिंदी में अलग से उसको ट्रांसलेट किया जाता है, सेम टू सेम वैसे नहीं लेते हैं। ठीक है, तत्सम की तरह संस्कृत शब्द को सेम टू सेम नहीं लिखा जाता है, बल्कि उसके जो रूप को बदलकर हिंदी में प्रयोग किया जाता है। जैसे कि घी, जो एक संस्कृत शब्द है पर घी को मतलब बदल कर हिंदी में उसको घी लिखा गया है। ठीक है, घी उसका रूप बदला गया है घी का। फिर उसी तरह दही का, फिर उसी तरह खेत, आँख आदि, इस तरह बहुत सारे शब्द हैं जो संस्कृत भाषा के हैं परंतु उसका रूप बदला गया है। समझ गया? ठीक है, तो अब बात करते हैं देशज। देशज क्या है? देखिए ध्यान से, संस्कृत भाषा को छोड़कर देश की अन्य भाषाओं से लिए गए शब्दों को देशज शब्द कहते हैं। जैसे खतिया, लोटा, झोला, पतीला आदि। यानी कि संस्कृत भाषा को छोड़कर, यानी कि संस्कृत के बारे में अभी हम बात नहीं करेंगे, तो अन्य भाषाएं जो हमारे देश के हैं, ठीक है, हमारा जो देश है उसमें बहुत सारी भाषा है ना, एक भाषा तो नहीं है, बहुत सारे, भोजपुरी है, तमिल है, मलयालम है, आसामीज, बंगाली, मराठी, बहुत सारी भाषा है, बिहारी, बहुत सारे हैं ना। तो इसी के बारे में बोल रहे हैं कि जो हमारे देश की जो अन्य भाषा है उनमें से जो शब्द लिए गए हैं हिंदी में, उनमें से जो शब्द प्रयुक्त किए गए हैं उसे क्या कहते हैं? देशज। ठीक है, उसे हम देशज शब्द कहते हैं। समझ में आ गया? बहुत सारी भाषा है हमारे देश में, है ना। उन भाषाओं में से, संस्कृत को छोड़कर उन भाषाओं में से जो भी शब्द हम हिंदी में प्रयोग करते हैं, हिंदी में लेते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? देशज शब्द। तो आप याद रह जाएगा इसको। जैसे कि खतिया, खतिया जो शब्द है वो हमारे देश के किसी के भाषा है, ठीक है, उसको हिंदी में प्रयोग किया गया है। जिस तरह लोटा, हाँ, उस तरह झोला, पतीला, ठीक है, ये सब सुना है ना आप लोगों ने। आगे समझ में आएगा देशज शब्द क्या है। चलिए आगे पढ़ते हैं। विदेशी, जिन शब्दों को दूसरे देशों की भाषाओं से लेकर प्रयोग में लाया जा रहा है उन्हें विदेशी शब्द कहते हैं। जैसे डाइवर, कारीगर, आजाद, कैंची, लिच्छी आदि। यानी कि जिन शब्दों को हिंदी में प्रयोग किया गया है वो कहाँ से लाए गए हैं? दूसरे देशों से। यानी कि जो भी दूसरे देश है उनकी जो भाषा है उनमें से कुछ शब्द है जो हमारे हिंदी शब्द में प्रयोग किए गए हैं, ठीक है। जैसे कि डाइवर जो शब्द है वो हमारे देश के नहीं है, वो किसी और देश के शब्द हैं, उसको हिंदी में प्रयोग किया गया है। ठीक उसी तरह कारीगर, आज़ाद, कैंची, लिच्छी, इस तरह से बहुत सारे शब्द हैं जो दूसरे देश से लाए गए हैं, उसे हिंदी में प्रयोग किए गए हैं। तो इस तरह के शब्दों को क्या कहेंगे? विदेशी शब्द।
ये था आपका उत्पत्ति के आधार पर जो भी 4 प्रकार के शब्द है उसके बारे में। ठीक है, अभी आप लोगों को उत्पत्ति के आधार के बारे में समझ में आ गया अच्छी तरह से। अब हम नेक्स्ट चलते हैं बनावट के आधार पर। बनावट के आधार पर शब्द 3 प्रकार के होते हैं। बनावट के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। क्या क्या है? रु, यौगिक, फिर लस्ट, युग्रु। ठीक है, ये 3 हैं जो बनावट के आधार पर है। तो सबसे पहला पढ़ते हैं हम लोग रूह के बारे में। जो शब्द टुकड़े करने पर कोई अर्थ प्रकट नहीं करते, अर्थात जिनके टुकड़े नहीं किए जा सकते, उन्हें रूह शब्द कहते हैं, जैसे कल, घर, आँख, पानी आदि। यानी कि जो भी शब्द हम लेते हैं उनका अगर हम टुकड़े करने पर कोई अर्थ नहीं निकल पाते तो ऐसे शब्द को रूह कहते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे घर दिया गया है, घर को अगर हम तोड़ भी दे, घर को अगर हम तोड़ दे तो उसमें कोई अर्थ निकलेगा नहीं। घ फिर प्लस र कर दो तो कुछ अर्थ है, घ से कुछ नहीं बनता, र से कुछ नहीं बनता, बेकार है। तो ऐसे जो भी शब्द आपको मिलेंगे उनका जो भी टुकड़े आपको नहीं करने पर भी कुछ अर्थ नहीं मिलेंगे तो उनको हम कहेंगे रूह शब्द। समझ गया? चलिए अब बात करते हैं यौगिक के बारे में। जो शब्द 2 या 2 से अधिक शब्दों के मेल से बने हो और जिनके टुकड़े करने पर प्रत्येक टुकड़े का कोई विशेष अर्थ प्रकट हो, उन्हें यौगिक शब्द कहते हैं। जैसे हिमालय, हिम प्लस आलय, सुपुत्र, सु प्लस पुत्र, चाय वाला, चाय प्लस वाला। यानी कि जो भी शब्द 2 या 2 से अधिक शब्दों के मेल से बने हो, ये याद रखना, 2 या 2 से अधिक शब्दों के मेल से बने हो, उनको अगर हम टुकड़ा कर दें, उनको अगर तोड़ दें तो उनमें कुछ एक अर्थ निकल जाएंगे। ठीक है, प्रत्येक जो टुकड़े होंगे उसमें से कुछ एक अर्थ निकलेंगे, तो ऐसे शब्द को यौगिक शब्द कहते हैं। जैसे कि हिम, आलय, हिम अगर तोड़ दिया, हिम को अलग कर दिया, आलय को अलग कर दिया, तो इनमें से भी एक अर्थ निकलते, हिम से एक अर्थ निकलते, आलय से एक अर्थ निकलते हैं, है ना। ठीक उसी तरह सुपुत्र, सु से एक अलग अर्थ निकलेंगे, पुत्र से आपको पता है बेटा। तो इसी तरह चाय वाला, चाय से एक अलग, चाय पीते जो हम लोग रोज, वो निकले हैं। फिर वाला फिर एक अलग है ना। तो इसी को कहते हैं यौगिक शब्द। अब बात करते हैं युग्रु। जो शब्द 2 या 2 से अधिक शब्दों के युग से बनते हैं और किसी विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं, उन्हें युग्रु शब्द कहते हैं। यानी कि कोई भी शब्द 2 या 2 से अधिक शब्दों के युग से बनते हैं, ठीक है, और उसमें कोई एक विशेष अर्थ होते हैं, यानी कि कोई एक मीनिंग होते हैं, कुछ एक अर्थ निकलता है, उसका कोई एक मतलब निकलता है। ठीक है, उसे क्या कहेंगे हम? युग्रु शब्द कहते हैं। जैसे आपकी किताब में कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं, आप उसको अच्छी तरह से देख लीजिए। जलस और दशानन, ये 2 एग्जाम्पल दिए गए आपकी किताब में। अब जलस जो शब्द है उसको हम तोड़ते हैं, देखते हैं क्या मिलता है तोड़ने के बाद। जल प्लस ज, इससे क्या होगा? जल में उत्पन्न होने वाला अर्थात कमल। ठीक है, ये जो जलस जो शब्द है इसमें एक विशेष अर्थ छुपा हुआ है ना। अब वो अर्थ क्या है? जल में उत्पन्न होने वाला कमल, यानी कि अर्थात उसे क्या कहते हैं? जल में उत्पन्न होने वाला को कमल। ठीक उसी तरह दशानन, दशानन 10 प्लस आनन, दशानन को तोड़ दिया गया 10 प्लस आनन। तो इससे क्या अर्थ निकलेंगे दशानन से? वो है 10 सिर वाला अर्थात रावण। ठीक है, तो एक विशेष अर्थ है इसमें, है ना। तो इस प्रकार जलस शब्द कमल के लिए तथा दशानन शब्द रावण के लिए रु हो गया है। अंत यह क्या है? युग्रु शब्द है। क्लियर? युग्रु शब्द आप लोगों ने जैसे अनेकार्थक शब्द पढ़ा होगा व्याकरण में, पहले जो भी कक्षा आप लोगों ने पास करके आए। अनेकार्थक शब्द में क्या होते हैं? जैसे कि मैं आपको बोलूँगी अमर, अमर में कुछ अर्थ छुपा हुआ है ना। जैसे कि कभी ना मरे, उसे क्या कहते हैं? अमर। तो ऐसे कुछ जो भी शब्द है
उसमें जो विशेष अर्थ प्रकट होते हैं उन्हें क्या कहेंगे? युग्म शब्द। क्लियर? चलिए अब बात करते हैं प्रयोग के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। एक है विकारिक, एक है अविकारिक। अब विकारिक शब्द क्या है वो पढ़ते हैं। जो शब्द लिंग, वचन, काल आदि के कारण अपना रूप बदल लेते हैं उन्हें विकारिक शब्द कहते हैं। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण तथा क्रिया शब्द विकारिक होते हैं, जैसे लड़का, पत्ता, किताब, सड़क आदि। यानी कि लिंग, वचन, काल आदि के कारण जो भी शब्द हो वो अपना रूप बदल लेते हैं उन्हें क्या कहेंगे? हम विकारिक शब्द कहते हैं। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण तथा क्रिया, इनमें से कोई भी अगर आपको शब्द मिलेंगे तो उसको क्या कहेंगे? हम विकारिक शब्द कहेंगे। ठीक है? जैसे कि यहाँ पे लड़का, पत्ता, किताब, सड़क आदि, यहाँ पे एग्जाम्पल दिए गए हैं आपके। समझ गया विकारिक शब्द क्या है? क्या होते हैं? जो शब्द लिंग, वचन, काल आदि के कारण अपना रूप बदल लेते हैं उससे क्या कहते हैं? विकारिक शब्द। अब बात करते हैं अविकारिक शब्द। जो शब्द लिंग, वचन, काल आदि के कारण अपना रूप नहीं बदलते हैं उन्हें अविकारिक शब्द कहते हैं। मतलब जो शब्द लिंग हो या वचन हो या काल के आदि के कारण क्या अपना जो रूप होते हैं वो नहीं बदलते। याद रखना, विकारिक में बदलते हैं अपना रूप और अविकारिक में नहीं बदलते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? अविकारिक शब्द कहते हैं। ठीक है? और हम इसे कैसे पहचानेंगे अविकारिक शब्द को? कोई भी क्रिया विशेषण जो भी शब्द हो, संबोधक करने वाले जो भी शब्द हो, ठीक है, समुच्चय बोधक जो भी शब्द हो, विस्मयादिक बोधक शब्द अविकारिक या अव्यय होते हैं। ठीक है? जैसे धीरे धीरे और रे, हाय आदि। इस तरह के आपको कोई भी शब्द मिल जाए आपको तुरंत पता चल जाएगा कि ये अविकारिक शब्द है। समझ गया अविकारिक शब्द क्या है? ठीक है? विकारिक और अविकारिक। विकारिक में क्या होते हैं? रूप बदल लेते हैं अपना रूप। ठीक है? अविकारिक में क्या होते हैं? रूप नहीं बदलते अपना रूप। ठीक है? बस इतना याद रखना। हो गया हम लोग का प्रयोग के आधार पर बारे में। चलिए आज हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। शब्द विचार के बारे में पढ़ा हम लोगों ने, शब्द क्या है। फिर हम लोग शब्दों के भेद के बारे में पढ़ा। 3 भेद होते हैं, उत्पत्ति, बनावट और प्रयोग। फिर उत्पत्ति के बारे में पढ़ा। उत्पत्ति 4 प्रकार के होते हैं, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी, है ना। फिर बनावट के आधार पर पढ़ा हम लोगों ने। बनावट के कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं, रूप, यौगिक, युग्म। फिर हम लोगों ने प्रयोग के बारे में पढ़ा। प्रयोग 2 प्रकार के होते हैं, विकारिक और दूसरा है अविकारिक। याद रह जाएगा। चलिए अब थोड़ी सी प्रश्न उत्तर आपके टेक्स्ट बुक में दिए गए हैं, प्रश्न को पढ़ते हैं। आप लोग उसके उत्तर मुझे दोगे लिख के। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न, दीर्घ का तद्भव रूप क्या है? जो दीर्घ शब्द है उसका तद्भव रूप क्या है पूछा। दीर्घ का तद्भव रूप होता है दूध। ठीक है? दूध है इसका मतलब। प्रयोग, दूसरा प्रश्न, प्रयोग के आधार पर शब्द के प्रकारों के नाम लिखिए। अब प्रयोग के आधार पर हमें पढ़ने को मिला था कितने प्रकार के शब्द है उनके नाम लिखना है। जो 2 प्रकार के शब्द होते हैं ना, विकारिक और अविकारिक, उनके ही नाम लिखना है। फिर तीसरा प्रश्न, उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं और उनके नाम लिखना है। ठीक है? कितने भेद होते हैं? 4। उनके क्या क्या नाम थे? तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी। बस इतना ही लिखना है आप लोगों को। नंबर 4, शब्द किसे कहते हैं? उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। इसमें आपको लिखना है शब्द क्या है। हम लोगों ने पढ़ा था 2 या 2 से अधिक वर्णों के सार्थक समूह को क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। और इसमें उदाहरण सहित लिखने को कहा है, तो आप लोगों को एक एक उदाहरण भी देना होगा शब्द के। ठीक है? अब दूसरा प्रश्न है, रूह शब्द का एक उदाहरण लिखिए।
आप लोगों को मैंने रूह शब्द को पढ़ाया था, उनका कोई भी उदाहरण आप दे सकते हो, जैसे कि कल, घर, आँख, पानी आदि। इनमें से आप कोई भी दे सकते हो। प्रश्न ख, निम्नलिखित सार्थक और निर्थक शब्दों को अलग अलग करके लिखिए। ऊपर आपके सार्थक शब्द भी दिए गए हैं और निर्थक शब्द भी दिए गए हैं और आपको उनको अलग अलग करके लिखना होगा। सार्थक शब्द 3 इसमें अलग अलग करके लिखना होगा, निर्थक शब्द को भी 3 अलग अलग करके ऊपर से चुन के आपको लिखना होगा। अब देखते हैं हमल। हमल सार्थक होगा ना निर्थक होगा? हमल शब्द जो है वो निर्थक शब्द होगा। और गाँव, गाँव क्या होगा? सार्थक होगा ना निर्थक? गाँव सार्थक शब्द होगा। ठीक उसी तरह भेड़िया, थीहा, इमारत और वास्तवत, इनको आपको खुद चुन के लिखना होगा। अब बात करते हैं प्रश्न ख, निम्नलिखित तत्सम शब्दों के तद्भव रूप लिखिए। इनमें तत्सम शब्द दिए गए हैं और उनके तद्भव रूप को लिखना है। घिट, घिट एक तत्सम शब्द है, इसका तद्भव रूप क्या होगा? घी। ठीक उसी तरह अग्नि तत्सम शब्द है और इसका तद्भव रूप क्या होगा? आग। फिर उसी तरह दिया गया है कर्ण, हस्त, इनका आप लोग उत्तर मुझे बताओगे तद्भव रूप क्या है। तो चलिए बात करते हैं प्रश्न घ की और देखते हैं क्या है। निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प पर चिन्ह लगाइए। इनमें सही विकल्प कौन से हैं उसमें चिन्ह लगाना है आपको। इनमें से कौन सा तत्सम शब्द नहीं है? पहला प्रश्न, कौन सा इनमें से तत्सम शब्द नहीं है? डॉक्टर, क्षेत्र और गीत। हमें पता चल गया कि गीत तत्सम शब्द है और क्षेत्र भी तत्सम शब्द है, पर डॉक्टर जो है वो शब्द तत्सम शब्द नहीं है। क्यों नहीं है वो आप लोगों को मैंने पढ़ाए थे, क्योंकि ये विदेशी शब्द है ना, तो ये तत्सम शब्द नहीं है। दूसरा प्रश्न, शब्द के कितने भेद हैं? 1, 2 या 3? जी हाँ, शब्द के 3 भेद हैं। हम सही विकल्प कहाँ पे लगाएंगे? 3 में। तीसरा प्रश्न, इनमें से कौन सा विशेषण शब्द है? ड्राइवर, खेत, आँख, इनमें से कौन सा विशेषण शब्द है? ये आप लोगों के लिए है, आप लोग इसे खुद करना घर पे। तो आज के लिए इतना ही। आप लोगों को शब्द विचार के बारे में समझ में आ गया होगा अच्छी तरह से। तो मैं अपनी क्लास यहीं पे समाप्त करती हूँ। अगर कुछ प्रॉब्लम होगी, कुछ समझ में नहीं आए तो आप पूछ सकते हो मुझे, और मुझे बताना कि मेरी क्लास आपको कैसी लगी आज की, कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके। ठीक है, तो चिल्ड्रंस टेक केयर एंड बाय बाय।